हाँ भाई, मैंने इक्लिप्स खोला। सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है मुझसे? ये क्या है सामने, दिख रहा है आपको? इक्लिप्स खोल रहा हूँ मैं, तो ये क्या पूछ रहा है? वर्क स्पेस, राइट? वर्क स्पेस क्या होती है? इक्लिप्स वर्क स्पेस क्या है? वो डायरेक्टरी जहाँ हमारे प्रोजेक्ट सेव होते हैं, राइट? ठीक है, पिछली बार दिखाया था ना करके, तो बोलो भाई, खामोश क्यों आप लोग? ठीक है, मान लो ये आपका प्रोजेक्ट है, राइट? डेमो प्रोजेक्ट। लास्ट क्लास में बताया था प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, पिछली क्लास में बताया था, राइट? कैसे बनाते हैं बताओ? नया प्रोजेक्ट बनाना है, ये एक्लिप्स खुल गया आपका। इधर जो आपको दिख रहा है वो पैकेज एक्सप्लोरर है, पिछले बताया था, राइट? ये जो है एडिटर पेन है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, करेक्ट? अब इसमें मान लो मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है, पिछली बार बताया था कैसे बनाया उसको, याद है? राइट क्लिक, करेक्ट? कहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं? पैकेज एक्सप्लोरर पे, राइट? न्यू, न्यू में जा रहे हैं तो यहाँ आपको जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, पैकेज का ऑप्शन भी मिलेगा, क्लास का भी ऑप्शन मिलेगा, इंटरफेस का भी ऑप्शन मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये सब नए बनाने के लिए, राइट? तो क्या हमें करना है? सबसे पहले जावा प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया बीटेक सेक्शन डी, करेक्ट? पिछली बार ही बताया था जावा एसई का वर्जन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट है वो 24 है, राइट? इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिनिश, ये प्रोजेक्ट बन के आ गया, राइट? लास्ट क्लास में आपको बताया था एसआरसी जो फोल्डर है इसके अंदर सोर्स कोड जाता है, एसआरसी पे जाके फिर से आपको राइट क्लिक करना है। ये सब वन टाइम एक्टिविटी है, बताया था पिछली बार। यहाँ पे आपको पैकेज बनाना है। पैकेज का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रांसलेटेड टू अ नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर इन द फिजिकल फाइल सिस्टम, राइट? जो मैं पैकेज बना रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द, ऐसे में बना रहा हूँ, राइट? डॉट यूटिलिटी, ठीक है? तो इसको फिनिश करने पर यहाँ पे हमें इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द डॉट यूटिलिटी दिख रहा है एसआरसी के अंदर, सोर्स कोड के अंदर। फिजिकल फाइल सिस्टम के अंदर क्या हुआ होगा? वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा बीटेक सेक्शन डी के नाम से, उसके अंदर एसआरसी का फोल्डर होगा, एसआरसी के अंदर क्या होगा? इन नाम का फोल्डर होगा, इनके बाद डॉट नेक्स्ट क्या है? एसी है, उसके अंदर नेस्टेड एसी का फोल्डर होगा, एसी के अंदर क्या फोल्डर होगा? जामिया हमदर्द होगा, उसके अंदर क्या फोल्डर होगा? यूटिलिटी फोल्डर होगा। इस वक्त यूटिलिटी फोल्डर के अंदर कुछ मौजूद होगा? एम्प्टी होगा, राइट? अब इसमें हम नई क्लास बनाएंगे, तो देखो जब नया प्रोजेक्ट बनाए थे तो पैकेज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक किया था और न्यू पे गए थे, राइट? जब पैकेज बनाना था तो प्रोजेक्ट खोल करके उसके एसआरसी पर राइट क्लिक किया था और फिर न्यू पैकेज बनाया था, ठीक है? करेक्ट? अब हमें क्लास बनाना है, क्लास कहाँ बनेगा? पैकेज के अंदर बनेगा अब, ठीक है? एसआरसी के अंदर पैकेज है, हमें क्लास जो बनाना है वो पैकेज के अंदर बनाना है। अब हम एसआरसी पे राइट क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि पैकेज, जिस पैकेज पे हमें बनाना है उस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, करेक्ट? न्यू क्लास। पिछली बार माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख करके मैंने दिखाया था। मान लो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर एक क्लास बना रहे हैं, कैलकुलेटर क्लास, राइट? इसमें मैं मेन नहीं लिखूंगा, इस क्लास में मेन नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है? आप लोग को ही मैंने सी प्लस प्लस पढ़ाया था, राइट? याद है जब सी प्लस प्लस पढ़ाया था तो कैलकुलेटर क्लास के एग्जाम्पल दे करके मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाई थी, करेक्ट? उसी कंसेप्ट को रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है? फंक्शन ओवरलोडिंग को या मेथड ओवरलोडिंग भी उसी को कहते हैं।
इसको हम उसी कंसेप्ट को यहाँ C++ के बजाय जावा में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउड होती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे सी है उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये क्लास कैलकुलेटर बनाया है, तो अगर इसके अंदर मुझे लिखना है अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर, अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर, तो मैं क्या कहूँगा? पब्लिक रिटर्न टाइप इंट, add is the name of the function, it takes two numbers which is a numeric number, non-decimal number, int x comma int y, और उसके बाद इसकी बॉडी बनाऊंगा। अभी ये एरर दे रहा है मुझे, क्या एरर दे रहा है? दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। ये हाथ के हाथ कंपाइल भी कर रहा है, राइट? ये साथ साथ बैकग्राउंड में कंपाइलेशन हो रहा है इसका, डॉट क्लास फाइल भी बन रही है। और डॉट क्लास फाइल कहाँ जा रही होगी? पिछली बार भी दिखाया था आपको, बताइए, याद है? बिन फोल्डर में। किसके बिन फोल्डर में? आपके सी ड्राइव में जाइए, यूज़र्स फोल्डर होगा, उसके अंदर जो यूज़र है, जैसे मेरा नाम है शाह इमरान आलम, इसका फोल्डर होगा। इसके अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? बीटेक सेक्शन डी। इसके अंदर गए, एसआरसी दिख रहा है, राइट? एसआरसी के अंदर क्या था? इनके अंदर क्या था? एसी के अंदर क्या था? जामिया हमदर्द यूटिलिटी, और इसके अंदर कैलकुलेटर डॉट जावा है। ये सोर्स कोड है। वापस आते हैं, एसआरसी के बगल में बिन पड़ा हुआ है। बिन मतलब बाइनरी, राइट? ठीक है, बिन में जाएंगे, बिन के अंदर वही फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा, वही पैकेज जो हमने बनाया था। इनके अंदर एसी के अंदर जामिया हमदर्द के अंदर यूटिलिटी के अंदर आपको कैलकुलेटर डॉट जावा नहीं मिलेगी, बल्कि कैलकुलेटर डॉट क्लास फाइल बन रही है। यानी बैकग्राउंड में आपके हाथ के हाथ कंपाइल होके डॉट क्लास फाइल बनती जा रही है, विच इज़ इन बाइट कोड, विच इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको ले जाके मैं लाइनक्स पे भी चला सकता हूँ, मैक पे भी चला सकता हूँ, राइट? रन कर सकता हूँ, करेक्ट? ठीक है, इसी डॉट क्लास फाइल के कलेक्शन को, एक रिलेटेड कलेक्शन को, क्लासेस को मैं आर्काइव करके, जैसे जिप फाइल आर्काइव होती है वैसे आर्काइव करके उसका एक्सटेंशन डॉट जार होगा, यानी जावा आर्काइव होगा, एज अ लाइब्रेरी भी सप्लाई कर सकता हूँ कि प्रोडक्शन सिस्टम में उसको डाल करके यूज़ किया जा सके। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन आपका रन हो रहा है। डेवलपर मशीन, ये मेरे डेवलपर मशीन है, इसको हम बोलेंगे डेवलपर इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर ये यहाँ से कोड मूव होगा टेस्टर मशीन पर, उसको बोलेंगे टेस्टिंग इन्वायरमेंट। वहाँ से मूव होगा, हो सकता है बीच में इंटरमीडिएट और भी इन्वायरमेंट हो। फाइनली जो मूव होगा वो किस में जाएगा? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जिस सर्वर में एक्चुअली एप्लीकेशन चल रहा है, और वहाँ पे इंटीग्रेट होगा। तो डायरेक्टली मैं जो नए मैंने डेवलपमेंट किए हैं उनकी सारी क्लासेस फाइल को उठा करके उनकी आर्काइव बना के डॉट जार एक्सटेंशन के साथ मैं शिप कर सकता हूँ कि वहाँ पे आप इसको डाल लीजिए और अब वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा एप्लीकेशन। ठीक है, फिर वो सर्वर मशीन चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ किस सिस्टम पे मैंने कंपाइल करा है, यानी हमारी डेवलपर मशीन मान लो विंडोज़ की है, वो सिस्टम हो सकता है लाइनक्स पे सर्वर चल रहा हो या मैक ओएस पे चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी ये कंपाइलेशन फेल हो रहा है, हाथ क्या कंपाइल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, क्या कह रहा है ये? दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट टाइप इंटीजर। एरर देख के क्या लग रहा है? एक फंक्शन लिखा है ना, ऐड फंक्शन, मैसेज क्या कह रहा है? मैसेज बताओ, मतलब बताओ उसका मुझे। रिटर्न करने के लिए कह रहा है, ये रिटर्न करने के लिए कह रहा है समथिंग विच इज ऑफ द टाइप इंटीजर। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न टाइप प्रॉमिस कर रखा है ना कि हम इस मेथड से इंटीजर टाइप रिटर्न करेंगे, है ना? अभी तो हमने खाली छोड़ रखा है, अगर हम ऐड करके रिटर्न करें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, करेक्ट? इवन अगर हम रिटर्न जीरो भी लिख देंगे ना, रिटर्न जीरो भी लिख देंगे तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस पूरा कर दिया, सेटिस्फाई हो गया, कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। एक्चुअली हमें करना क्या? रिटर्न एक्स प्लस वाई करना है, करेक्ट? अगर ये मैं सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोसीजर लैंग्वेज में लिख रहा होता
अब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि नाउ आई नीड टू ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें डेसिमल भी होता है। तो अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता, पब्लिक फ्लोट, क्योंकि 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करना है, ऐड फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई और रिटर्न एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो कंपाइलेशन सक्सेस हो रही है, लेकिन यही अगर प्रोसीजर लैंग्वेज जैसे सी में होती तो ये कंपाइलेशन फेल होता। क्यों बोलता? बोलता डुप्लीकेट मेथड नेम यूज्ड, ऐसा कुछ बोलता कि भाई हाँ। रीज़न क्या है? वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अगर प्रोसीजर लैंग्वेज सी यूज़ कर रहा हो तो फिर मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ता। ऐड इन करता मैं, ऐड फ्लोट करता, मेथड का नाम चेंज करता, इसको ऐड इन करा, इसको फॉर एग्जांपल ऐड फ्लोट करता मैं, ठीक है। लेकिन जावा में, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और इसमें फंक्शन का सेम नाम यूज़ करने की परमिशन है फॉर मल्टीपल पर्पजेस। पहले ऐड फंक्शन का पर्पस क्या था? 2 न्यूमरिक नॉन डेसिमल नंबर को ऐड करना। दूसरे ऐड का पर्पस क्या है? 2 न्यूमरिक डेसिमल नंबर को ऐड करना। पर्पस डिफरेंट हो गया है ना। तो जब तक आपका पर्पस डिफरेंट है तो सेम नेम को यूज़ करना अलाउड है क्योंकि दोनों ही एडिशन के लिए बने हुए हैं, है ना। बिजनेस लॉजिक सेंस के हिसाब से सेम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या अलाउ करती है? यू कैन रीयूज द नेम ऑफ द फंक्शन फॉर डिफरेंट टास्क ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस पैरामीटर लिस्ट remains different. This parameter list remains different. करेक्ट? यही सी प्लस से पढ़ा था। अब जब मैं कह रहा हूं दिस पैरामीटर लिस्ट शुड रिमेन डिफरेंट तो उसका मतलब क्या है? एक कंडीशन हो गई पैरामीटर लिस्ट में नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। एक तो ये हो गई बात। क्या इन दो मेथड्स में, ये जो ऐड मेथड मैंने लिखा है 2 इंट नंबर को ऐड करने के लिए और ये ऐड मेथड लिखा है 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करने के लिए, क्या इसमें ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है? जी। कहाँ हो रही है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2 इन बोथ द मेथड्स, कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? वो इंटीजर कंडीशन 1 मैंने क्या कहा है? कंडीशन 1 पढ़ो तो सही। नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट कहा है, टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। क्या नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों ऐड मेथड में डिफरेंट है? नहीं है ना, सेम है, दोनों में 2-2 है, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये एक कंडीशन है। देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल, वो भी पैरामीटर लिस्ट पे डिपेंड करेगी। टाइप ऑफ पैरामीटर्स should be different. Type of parameter should be different. करेक्ट? यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। इसके दोनों पैरामीटर इंटीजर है, इसके दोनों पैरामीटर क्या है? फ्लोट है। तो ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है या फंक्शन ओवरलोडिंग है। यानी हम ऐड नाम को रीयूज कर सकते हैं and that will not give me a compilation error या at the time of execution कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लियर हो गया भाई? ठीक है। पहली कंडीशन का एग्जांपल क्या है? अगर मैं एक मेथड और बनाऊं, पब्लिक इंट ऐड इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड, रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड।
अब क्या हुआ, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। किन दो मेथड्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है? फर्स्ट वाली और सेकंड थर्ड वाली के लिए। इस वाले मेथड को कंपेयर करें इस वाले मेथड से, तो दोनों भले ही इंटीजर टाइप की एडिशंस हुए हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है। तो इस कंडीशन के हिसाब से, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से ये दोनों ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। गैस क्लियर है? ठीक है। जैसे हम मेथड को रीयूज कर सकते हैं, क्या हम वेरिएबल के नाम को रीयूज कर सकते हैं क्या, इवन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? नहीं, वो तो इंस्टेंस बार बार बना रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जैसे क्लास के अंदर मेथड का डिक्लेरेशन है, राइट, और डिक्लेरेशन में सेम नाम को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। सो इसको हम ये मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेथड का नाम ही रीयूज़ कर रहे हैं ना, है ना। क्या इसमें इंस्टेंस वेरिएबल को हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी सेम नाम से दो वेरिएबल बना सकते हैं? इंट एक्स, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इंट एक्स। क्या कह रहा है? डुप्लीकेट फील्ड, राइट, कैलकुलेटर डॉट एक्स, राइट। ये नहीं कर सकते, मेथड ओवरलोड हो सकता है, फील्ड ओवरलोड नहीं हो सकती है, राइट। ठीक है, मेथड बिहेवियर की बात हो रही है। यहाँ फ्लोट लेके तब चलेगा, देखो वेरिएबल नेम सेम है ना, नहीं अलाउ करेगा, चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट का एफ कर दिया मैंने, अब ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कभी। नेम डुप्लीकेशन, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही अलाउड है, प्रोसीजर लैंग्वेज में अलाउड नहीं है, यानी सी में आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बिहेवियर के लिए ही है, और विथ अ डिस्टिंक्शन कि या तो पैरामीटर लिस्ट में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, जैसे इस मेथड में और इस मेथड में डिफरेंट हो रही है, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। जैसे इन दोनों मेथड की अगर हम बात करें, ऐड मेथड की बात करें, तो नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों में दो हैं, लेकिन एक में इंट एक्स इंट वाई है, इसमें फ्लोट एक्स फ्लोट वाई है। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x है, तो क्या ये डुप्लीकेट नेम है? भाई यहाँ पे भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तीनों ऐड मेथड में इंट एक्स फ्लोट एक्स इंट एक्स रिपीट हो रहा है ना। ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि इसका पैरामीटर का जो स्कोप होता है वो मेथड लोकल होता है, ये फंक्शन के अंदर लिमिटेड है। इस फंक्शन के बाहर वो x गया, यहाँ पे दूसरा x है ये, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे हम मेथड रन करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट पे एक टाइम में एक ही मेथड के अंदर तो एंट्री होगी। करेक्ट, लॉजिक बन रही है, सेंस बन रहा है? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसको आगे ले चलते हैं, इसको पहले यूज करके देखते हैं एक बार। क्या इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है? नहीं है, तो इस क्लास को हम रन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट जरूर बना सकते हैं कहीं और से, है ना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें मेन मेथड की जरूरत नहीं होती है। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल विद द नेम टेस्ट कैलकुलेटर क्लास। सेम वही काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको C++ पढ़ाया था, इसी नाम से मैंने आपको एग्जैक्टली सब क्लासेस बना के दिखाई थी। ठीक है, अगर याद हो आपको तो। टेस्ट, हाँ, आपकी कॉपीज पढ़ करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादातर लोगों को याद होगा। ठीक है, टेस्ट कैलकुलेटर, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉपीज पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो टेस्ट कैलकुलेटर मेथड बना रहा हूँ मैं। अब चूंकि टेस्ट कैलकुलेटर मेथड को मुझे रन करना है,
इसमें हमें क्या चाहिए, मेन फंक्शन चाहिए। मेन फंक्शन हमें टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस क्लास में चाहिए मुझे। सब टेस्ट कैलकुलेटर क्लास बना रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे चाहिए। ठीक है, अब मैं जब फिनिश करूँगा तो मेरे पास ये पूरा स्केलेटन विद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जनरेट होकर के मिल रहा है, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी कैलकुलेटर क्लास बनाया है। बाकी क्लासेस को मैं बंद कर दे रहा हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स के हैं, आप कंफ्यूज होंगे, इन सबको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक कैलकुलेटर क्लास है जिसमें 3 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन 2 नंबर को ऐड कर रहा है, एक फंक्शन 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड कर रहा है और एक फंक्शन 3 न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर रहा है। टेस्ट कैलकुलेटर क्लास है। अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है कैलकुलेटर क्लास का, कैसे बनाऊं बताओ, क्या कोड लिखूं पहले? कैसे बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा, स्टेटमेंट बोलो ना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले तो नाम देना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर इंस्टेंस वेरिएबल नेम कैल्क फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना होता है, ऐड करना न्यू। न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, यही करते हैं भाई। जी। इंपोर्ट करना पड़ा, इंपोर्ट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि कैलकुलेटर क्लास सेम पैकेज के अंदर है। हाँ, अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर होता, मल्टीपल पैकेजेस होते, किसी और पैकेज के अंदर होता तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, C++ ने बताया था डायनेमिक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, सही होता है। C++ में 2 तरह से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन होता था, एक कैलकुलेटर कैर लिख देते तो भी ऑब्जेक्ट बन जाता बाई कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक कैलकुलेटर कैल्क इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर भी एक तरीका था फॉर डायनेमिक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ये भी आपको क्लास में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो C++ में वही सिंटेक्स काम आएगा जो नॉर्मल, जो जिस तरह से आप C++ में करते थे कैलकुलेटर कैल्क, वो नहीं करना है। जावा में कैलकुलेटर कैल्क इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर ही करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इसी तरीके से बनेंगे, एक ही सिंटेक्स है। ठीक है, अब मान लो मुझे कैलकुलेटर क्लास का कोई एक ऐड मेथड, जो 3 हमने डिफाइन करे उसमें से कोई एक ऐड मेथड मुझे कॉल करना है, तो उसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँ, अब क्या लिखूँ कोड। जो कैलकुलेटर क्लास में मैंने जो 3 मेथड बनाए थे, ऐड मेथड बनाए थे, है ना, उनमें से किसी को मुझे कॉल करना है, तो अब मैं क्या कोड लिखूँ यहाँ पर। ऐड इंटीजर करके करें, इंटीजर वाला आ जाएगा। सिर्फ ऐड लिखेंगे तो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। किस पर कॉल करूँ, कैल्क डॉट ऐड करना पड़ेगा रेफरेंस वेरिएबल पे। भाई यही तो रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये कैल्क जो है। कैल्क जो है यही रेफरेंस वेरिएबल है जो कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। क्या वो एकदम भूल गए क्या आप लोग, यही है ना। तो रेफरेंस वेरिएबल पे या तो डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, या C++ से क्या करते थे, एरो की लगाते थे, सिंबल बनाते थे ऐसा। तो वहीं पे दोनों ही वहाँ ऑप्शन था, दोनों ही तरीका था। यहाँ पे मैं कैल्क डॉट यूज कर रहा हूँ। अब देखो मुझे ऐड मेथड तीनों दिख रहा है, एक ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लेने वाला, एक ऐड 2 इंटीजर को लेने वाला, एक ऐड जो 3 इंटीजर को लेने वाला। यही 3 मेथड हमने डिक्लेयर करा था। लेकिन आप देखोगे इनके अलावा बहुत सारे और मेथड्स जो अननोन है आपके लिए, वो भी दिखा रहा है, जो कैल्क रेफरेंस वेरिएबल पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड कहीं से आ रहे हैं, ये आपने डिक्लेयर नहीं करे कैलकुलेटर क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन ये आप यूज कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है,
अभी हमारा पर्पस क्या है, जो मेथड हमने डिक्लेयर कर रहे थे उनको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 मेथड डिक्लेयर किए थे, तीनों के नजर आ रहे हैं हमें, और तीनों कैसे नजर आ रहे हैं, ग्रीन करके नजर आ रहे हैं। ग्रीन मतलब क्या है, पब्लिक मेथड है, ठीक है। अगर इनमें से कोई मेथड, फॉर एग्जांपल इसको मैंने पब्लिक हटा दिया, तो इसकी विजिबिलिटी नहीं, प्राइवेट नहीं हुई, इसकी विजिबिलिटी हुई डिफॉल्ट। क्या हुई, डिफॉल्ट। सी प्लस प्लस में आपने 3 चीज पढ़ी थी, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तो है ही जावा में, साथ में डिफॉल्ट भी एक चीज है। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगर कीवर्ड पब्लिक लगाएंगे तो वो पब्लिक होगा, कीवर्ड प्राइवेट लगाएंगे तो वो मेथड या फील्ड पब्लिक होगी, प्रोटेक्टेड लगाएंगे तो वो मेथड या फील्ड प्रोटेक्टेड होगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो उसको हम डिफॉल्ट कहेंगे, और उसका भी अपना मतलब है, ठीक है। अभी अभी सिर्फ मैं आपसे ये चीज़ें आपको थ्रो कर रहा हूँ कि आप उससे एक्वेंटेड हो जाएं, बाद में इनके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। तो अभी अगर कुछ भी हमने नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट है। अब बताओ, इसमें से ऐड मेथड जो 3 हैं, इनमें से क्या मेथड पब्लिक है और क्या मेथड डिफॉल्ट है? एक डिफॉल्ट है, 2 पब्लिक है, राइट। जो डिफॉल्ट है वो कौन सा है, फ्लोट वाला है ना। अब जरा टेस्ट कैलकुलेटर और जावा में जा करके दोबारा से मैं कैल्क डॉट करके मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ तो लिस्ट दिखा रहा है। अब कुछ आपको फर्क नजर आया यहाँ पर? क्या फर्क नोटिस किया आपने? जो डिफॉल्ट वाला है वहाँ सर्किल नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रायंगल बन करके आ रहा है, राइट। कॉल अब भी आप कर सकते हैं इसको, अगर कॉल करें तो कॉल अभी भी हो सकता है, ठीक है। देखो कोई सिंटेक्स एरर नहीं आ रही है, कंपाइलेशन फेल नहीं हो रहा है, कॉल हो सकता है, लेकिन अब आईडी आपको ट्रायंगल में शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जब टाइप कर रहे हैं तो आईडी आपको ये रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प कर रहा है कि नेचर ऑफ द मेथड यानी विजिबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। अब और देखो, इसमें से एक मेथड जो पहला वाला है इसको मैं प्राइवेट कर दे रहा हूं, प्राइवेट कर दिया, ठीक है। अब टेस्ट कैलकुलेटर में देखो क्या क्या नजर आ रहा है आपको, कैल पे जाके आपको कंट्रोल और स्पेस दबाना है, कैल डॉट लिख करके आईडी पर कंट्रोल स्पेस दबाना है, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है, प्रोटेक्टेड दिख रहा है, पब्लिक दिख रहा है, प्राइवेट वाला गया। क्यों प्राइवेट वाला गया? क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है कि जो भी फील्ड या मेथड आप प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं वो सिर्फ उस क्लास की बॉडी के अंदर विजिबल है, यानी उस क्लास की बॉडी के अंदर कोई और फंक्शन आप लिख रहे हैं तो उस फंक्शन से उस फील्ड या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस क्लास की बॉडी से बाहर नहीं कर सकते, यही मतलब है, ठीक है। तो वो नजर आना बंद हो गया। अब मान लो कि प्राइवेट की जगह ये प्रोटेक्टेड होता, ठीक है, कोड कंपाइल हो रहा है, जो इंटीजर वाले 2 पैरामीटर ले रहा है ऐड मेथड वो प्रोटेक्टेड है, और जो फ्लोट 2 पैरामीटर ले रहा है वो क्या है, डिफॉल्ट है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या कर रहे हैं आप, कंट्रोल स्पेस, ये क्या है, फ्लोट वाला डिफॉल्ट था, ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये अब किससे आ गया, येलो डायमंड से शो कर रहा है, पहचान गए सब? इक्लिप्स आईडी पे क्या तरीका है, हर आईडी में ऐसा होगा, हो सकता है यहाँ पे किसी और कलर से दिखा रहा हुआ, किसी और शेप से दिखा रहा हुआ, किसी और कलर या शेप से हो रहा हो। आप जब भी किस आईडी को आप यूज करेंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि आईडी होता ही इसीलिए है कि आपको बहुत तरह से हेल्प करे, है ना। तो ये विजुअल एड है एक तरह से, ठीक है, जिसे आप यहीं पर देख करके जो फंक्शंस अवेलेबल है कॉल करने के लिए इस रेफरेंस वेरिएबल कैल्क पर, उन फंक्शंस का नेचर क्या है ये विजिबिलिटी के टर्म में वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर क्लास खोल के देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? ओके, सो एज ऑफ नाउ मैं वापस से सबको पब्लिक कर दे रहा हूं। अभी तीनों मेथड हमारे पास पब्लिक है। अब मुझे कॉल करना है पहला मेथड जो 2 इंटीजर वैल्यू को लेता था, 5 और इधर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 7, ठीक है। और जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू 5 + 7 को सम करके रिटर्न करेगा, जो कि इसने प्रॉमिस कर रखा है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है,
और वो x प्लस वाई को रिटर्न कर रहा है, राइट। तो 5 प्लस 7 यानी 12 वैल्यू हमें रिटर्न होकर के आएगी। इसको मैंने इंट रिजल्ट 1 में कलेक्ट कर लिया, ठीक है, गैस क्लियर है। अब मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ res1, यहां से ये रन होगा, राइट राइट, 12 आ गया, करेक्ट। अब मुझे दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करने वाला जो ऐड मेथड है उसको हमें कॉल करना है। क्या कोड लिखूं बताओ? जैसे ये लाइन का कोड नंबर 9 लिखा हुआ है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ को क्या कोड लिखूं मैं? वैल्यू चेंज करूंगा, बोलो। नहीं, लाइन से बोलो। जैसे यहाँ इंट है, यहाँ क्या लिखूं मैं? फ्लोट लिखेंगे। रिटर्न टाइप उसका फ्लोट है, तो यहाँ फ्लोट लिख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करने का रिटर्न टाइप फ्लोट था ना, तो कलेक्ट जो करूंगा उस बकेट का टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा। नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, रिजल्ट 2 फॉर एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करूं? कैल्क रेफरेंस वेरिएबल चाहिए मुझे। इस रेफरेंस वेरिएबल पे मेथड कॉल करना है। कौन सा मेथड कॉल करूं? इन तीनों में से कौन सा कॉल करूं? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला वाला, राइट, करेक्ट। अब इसमें मैंने कहा 5.5 और से फॉर एग्जांपल 3.2, क्या आउटपुट आना चाहिए? 8.7। सेमी कॉलन दिया मैंने, मुझे कंपाइलेशन में एरर मिल रही है। क्या एरर मिल रही है? देखो, ध्यान से देखो क्या मैसेज है, पढ़ो। C++ जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? स्टैटिक बाइंडिंग होती है, राइट। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कंपाइल कर रहे हैं उसी वक्त बाइंडिंग हो जाती है। यानी बाइट कोड में ये इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि ये वाला जो ऐड मेथड है वो कैलकुलेटर क्लास के 3 में से किस ऐड मेथड के पास वो कॉल ट्रांसफर होगी। ये कंपाइल टाइम पे ही ये चीज़ फिक्स हो गई। रन टाइम पे ये चीज़ रिजॉल्व होने के लिए CPU का एग्जीक्यूशन यूनिट खर्च नहीं होगा, एग्जीक्यूशन टाइम खर्च नहीं होगा, ठीक है। ये कंपाइल टाइम में जो डॉट क्लास फाइल बन रही है उसमें बाइट कोड में ही ये चीज़ किसी न किसी तरह मेंशन कर देगा कंपाइलर कि ये जो मेथड्स हम कॉल कर रहे हैं, जैसे 5-7 कॉल किया तो इसका कॉल किस पे जाएगा? इंटीजर वाला ऐड मेथड जो इंटेक्स इंटवाई ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है इंटीजर टाइप के। अभी यहाँ एरर जो दे रहा है, एरर को पढ़ के देखो क्या कह रहा है। द मेथड ऐड इंट in the type calculator is not applicable to the argument double double. int न्यूमरिक टाइप होता है, नॉन डेसिमल। डबल डबल कौन सा होता है? फ्लोटिंग टाइप होता है विद डबल साइज, यानी फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, राइट। लेकिन वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ही डाटा टाइप है, यानी फ्रैक्शनल नंबर उसमें स्टोर होता है। तो अभी ये क्या कंफ्यूज हो रहा है? पहले तो कंफ्यूज हो रहा है जो बाद में ये कह रहा है आर्गुमेंट्स डबल डबल की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि जो तो 5.5, 5.5, 3.2 है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट इसका नेचर नहीं है। इसका नेचर क्या है? डबल है, इसका नेचर डबल है। और इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि कैलकुलेटर क्लास में जितने भी आपने मेथड ऐड बनाए हैं, किसी में डबल टाइप का पैरामीटर डिक्लेयर नहीं कर रखा है। तो वो क्या कर रहा है? जब वो कंफ्यूज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो उसको सही लग रहा है उस मेथड से बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से क्लोजेस्ट मैच फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। और जब क्लोजेस्ट मैच वो निकाल रहा है तो उसको लग रहा है कि ये इसके लिए हो सकता है, इंट एक्सेस के लिए हो सकता है ना। एरर मैसेज क्या था? फिर से एक बार पढ़ो। द मेथड ऐड इंट, यानी जो बाइंडिंग हो रही है वो ऐड फ्लोट से नहीं हो रही है बाय डिफॉल्ट। वो क्योंकि एक भी मेथड में डबल वाला नहीं है तो वो इंट पे जाके बाइंड करने की कोशिश कर रहा है जावा का कंपाइलर। ये कंपाइलर कर रहा है, अभी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है आपका। इंटरप्रेटर का रोल अभी तक नहीं आया है। स्टैटिक बाइंडिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। ओवरराइडिंग डायनेमिक बाइंडिंग होती है, ओवरलोडिंग हमेशा स्टैटिक होती है, यानी कंपाइल टाइम पे होती है ना। तो अभी ये क्या कह रहा है? मेथड ऐड इंट जो है इसमें मैं बाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ
लेकिन इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्या? जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं डबल टाइप का पास कर रहे हैं, यानी 5.5 3.2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 5.5 और 3.2 ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लिटरल बोलते हैं, कांस्टेंट है, राइट। अगर हम रिजल्ट 2 की बात करें तो ये वेरिएबल है जिसका एक टाइप है फ्लोट। यहाँ पे पता है कि रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट टाइप की ही आएगी, लेकिन जब हम लिटरल कह रहे हैं तो सिर्फ 5.5 कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि ये इंट है, फ्लोट है, डबल है, क्या है। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो फ्लोट और डबल में से बाय डिफॉल्ट उसको डबल माना जाता है। जावा कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानता है? डबल मानता है। और डबल का कोई ऐड मेथड है ही नहीं हमारे पास, तो बाइंडिंग की कोशिश गलत मेथड से हो रही है ना। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये डबल नहीं है, ये फ्लोट है। और ये बताने के लिए हम या तो स्मॉल एफ लिखेंगे या फिर कैपिटल एफ लिखेंगे, दोनों ही वैलिड है। अब देखो कंपाइलेशन एरर चली गई। अब ये जो बाइंडिंग करेगा सही मेथड में बाइंडिंग करेगा, करेक्ट, ठीक है। रन करके देखें। इसको प्रिंट नहीं करा है ना, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा तब तो आउटपुट आएगा। रिजल्ट 2, राइट, रिजल्ट 2 को प्रिंट कर दिया। पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल जो लाइन नंबर 10 में डिफाइंड है, इसे 12 आया, दूसरे से क्या आया? लाइन नंबर 12 वाले से 8.7 एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। यानी सही कोड में एंट्री करी उसने। और वेरीफाई करना है कि सही कोड में एंट्री करी है कि नहीं करी है, तो एक काम करो, यहाँ पर इससे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ऐड डबल कोट के अंदर इन ऐड इंट कॉमा इंट, यानी ये वैल्यू रिटर्न करने से पहले प्रिंट कर देगा कि आप फंक्शन में जो इंटर कर रहे हैं वो ऐड फंक्शन है जो 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है, क्योंकि ये ऐड इंट एक्स इंट वाई है ना। तो ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया मैंने, ताकि रिटर्न करने से पहले ये प्रिंट भी कर दे, हम डबल श्योर हो जाए कि सही मेथड में बाइंडिंग हुई है, सही मेथड के अंदर इंटर कर रहा है वो, है ना, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। मॉक कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यही मुझे इस वाले ऐड मेथड के लिए लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? इन ऐड फ्लोट, करेक्ट। और सिमिलरली यही चीज़ अगर मुझे थर्ड मेथड के लिए लिखना पड़े यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा? इंट ऐड इन ऐड इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। अब मैसेज जो प्रिंट होगा उसे देख के आप समझ सकते हैं किस मेथड के अंदर इंटर कर रहा है, राइट, ठीक है। यही तो 3 मेथड हमने ऐड बनाए हैं। 2 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है पहला वाला, दूसरा वाला ऐड मेथड जो है 2 फ्लोटिंग पॉइंट पैरामीटर ले रहा है, तीसरा वाला 3 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है, राइट। 2 का कॉल हमने किया है, दोनों को कॉल जब ये वाला ऐड मेथड कॉल होगा लाइन नंबर 9 में, तो पहले वो प्रिंट करेगा, बाद में रिजल्ट प्रिंट करेगा जो हम आगे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर ईयर। रन करते हैं, 2 हमें आउटपुट मिलेंगे। इन ऐड इंट इंट, पहले इसमें गया, रिजल्ट उसने 12 दिया, यानी ये वाले कॉल का 5-7 जो था, पहले ऐड इंट इंट में गया, ऐड करके उसने 12 दिया, फिर दोबारा लाइन नंबर 11 में जो कॉल गया वो दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाले मेथड में गया और उसने 8.7 दिया। क्लियर है? कोड छोटा पड़ रहा होगा, बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तीसरा वाला मेथड कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा बताओ? इंटीजर रिजल्ट 3 है ना, 3 हो गया ना, तीसरा वेरिएबल है, बताओ आप। कैल्क डॉट ऐड कौन सा? ये वाला जो 3 ले रहा है। क्या करो? 4, 5, 6 कर दूं? 6 क्या सम होगा इसका बताओ? 4, 5, 9, 6, 15 है ना। लेकिन उससे पहले ये मैसेज करेगा इन
ऐड इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, ये प्रिंट भी करेगा, बताएगा किस मेथड में हम इंटर कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग याद है, अब क्लियर हो गई। आपने कहा था कि वो फ्लोट को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए एफ लगाना होगा ताकि उसको पता चलेगा फ्लोट वैल्यू है, बट इंटीजर भी तो सेम हो जाएगा, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी तीसरे में इंटीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, इनका क्वेश्चन है भाई, देखो इन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ पे आप 5.5 लिटरल डाल रहे थे तो वहाँ पे एक इशू था, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर का दो डाटा टाइप होता है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है, और बाय डिफॉल्ट वो डबल ले रहा था, तो हमें फ्लोट का एफ लगा के बताना पड़ रहा है। न्यूमरिक टाइप के कितने होते हैं, नॉन डेसिमल टाइप के कितने डाटा टाइप होते हैं? वो तो 4 होते हैं इनफैक्ट। बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। बाइट 1 बाइट होता है, शॉर्ट 2 बाइट होता है, इंट 4 बाइट होता है, लॉन्ग 8 बाइट होता है। तो जब हम इंटीजर वाला कॉल कर रहे हैं तो 5 और 7 को हम बता नहीं रहे कि ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन चारों में से न्यूमरिक वैल्यू के लिए, लिटरल के लिए इंटीजर ही पिक होता है। ठीक है, इंटीजर एवरेज साइज है ना, 1 2 4 8 में कहीं बीच में 4 आ रही है, तो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है डिफॉल्ट चीज़ उसी को मानते हैं हम। तो कंपाइलर, जावा कंपाइलर ने कहा कि भाई हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू न्यूमरिक वैल्यू के लिए 4 देते हैं। तो इस रीजनिंग के हिसाब से फिर फ्लोट के लिए फिर डबल क्यों ले लिया? क्योंकि फ्लोट में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, मतलब एक न्यूमरिक पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, अब चांसेस ये है कि जब आप वैल्यू देंगे तो लार्जर बकेट की साइज आपकी ज़्यादा पड़ सकती है, ज़्यादा अकेजन हो सकते हैं कि लार्जर बकेट की साइज बढ़े, इसलिए मे भी उन्होंने उसको डबल एज अ डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, हर चीज़ बड़े रीजन से बनाया होगा, करेक्ट। फ्लोट में उन्हें ये लग रहा होगा कि ये अब 4 बाइट है तो डिवाइड होगी न्यूमरिक पार्ट के लिए भी और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी। अब फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्लोटिंग है, तो कितना भी लंबा हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ 5.5 तो 5.555555, ये 5.00000050 जितना चाहूँ मैं ले जाऊँ, राइट। कहीं लास्ट में जाके मैंने 1 लगा दिया, है ना। अब उसने तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, मेजर जगह खाली ना, हो सकता है वो रेंज इतनी लंबी हो जाए कि वो 4 बाइट में आई नहीं, है ना। तो हो सकता है ये रीज़न हो कि उन्होंने लार्जर साइज वाले बकेट को एज अ डिफॉल्ट डाटा टाइप प्रेफर किया फॉर लिटरल, फॉर कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, अब वापस से जाते हैं कैलकुलेटर क्लास में। ये 2 कंडीशन हमने देख ली, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ये 2 कंडीशन, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट और द टाइप ऑफ द पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। अब एक मेथड में और लिख रहा हूं, पब्लिक फ्लोट ऐड, ध्यान दो भाई, इंट एक्स कॉमा फ्लोट वाई। चूंकि ये इंटीजर और फ्लोट के बीच का कंप्यूटेशन है तो रिजल्ट कैसा होगा? फ्लोटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए रिटर्न टाइप हमने फ्लोट लगाया है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जो ओवरलोडेड फंक्शन है ऐड, फर्स्ट रूल के हिसाब से किस से कंपेयर करेंगे इसको? अगर फर्स्ट रूल के हिसाब से हमें देखना है तो किस मेथड से कंपेयर करेंगे, किस ऐड मेथड से कंपेयर करेंगे? नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, तीनों से हो जाएगा सर। नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर इससे तो नहीं हो रहा है डिफरेंट ना, ये 2 है ये भी 2 है, नहीं हो सकता, ये 2 है ये भी 2 है, नहीं हो सकता, इससे कंपेयर हो रहा है, राइट। इसके हिसाब से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें 3 है पैरामीटर, इसमें 2 है, इसके हिसाब से ये फंक्शन ओवरलोडिंग वैलिड हुई। दूसरे रूल के हिसाब से देखिए, टाइप ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, उसके हिसाब से बताओ। सारे से हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों का पैरामीटर इंट है, इसमें एक इंट है एक फ्लोट है, इसमें दोनों पैरामीटर फ्लोट है, इसमें एक इंट है एक फ्लोट है, इसमें तीनों पैरामीटर इंट है, इसमें एक इंट है एक फ्लोट है, करेक्ट। ठीक है, अब एक मेथड और लिखते हैं, पब्लिक
इस तरह प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ ना, ये आप देखोगे एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूजिंग कभी कभी होता है और आप कंफ्यूज करके गलत मार्क करके आ जाओगे। एमसीक्यू जो पूछते हैं ना, आप जॉब के लिए भी जाओगे वहाँ भी पूछते हैं इस तरह से। तो पब्लिक फ्लोट ऐड, अब मैंने करा पहले फ्लोट एक्स कर दे रहा हूँ, बाद में इंट वाई कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी बॉडी क्लोज करूँ और यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ तो कोड कंपाइल करेगा कि नहीं करेगा? रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दूँ तो कोड कंपाइल करेगा या नहीं करेगा? कोड कंपाइल तब करेगा जब ये वैलिड ओवरलोडिंग होगी। कोड कंपाइल करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है? क्योंकि अब कंपटीशन इन दोनों मेथड में है। इन दोनों मेथड को देख के बताओ, सिर्फ इन दोनों मेथड को देखो। नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों में 2 है। टाइप ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, ट्रू है? भाई एक पैरामीटर इंट है, एक पैरामीटर फ्लोट है, यहाँ भी एक पैरामीटर इंट है, एक पैरामीटर फ्लोट है। हाँ, इस हिसाब से धोखा आदमी खा सकता है कि भाई टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है क्योंकि सीक्वेंस डिफरेंट है ना। तो ये टाइप ऑफ पैरामीटर जो है इसका एक सब टाइप ये भी हो गया, द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो है वैलिड ओवरलोडिंग होगी। अगर मैं इसको लिखता हूँ रिटर्न एक्स प्लस वाई दैट विल कंपाइल। जब तक कंपाइल हो रहा है मतलब वैलिड ओवरलोडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग स्टैटिक बाइंडिंग है, कंपाइलेशन टाइप पे ही होती है। तो कंपाइलेशन में ही हमें बता दे रहा है कि वैलिड ओवरलोडिंग है या नहीं है। हमें प्रोग्राम रन करने तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, गैस क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े या हो गया? हो गया सर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट नहीं डायरेक्ट इसी प्रिंट नहीं करवा सकते जो हम नया फाइल बनाए टेस्ट कैलकुलेटर जावा करके, इस फाइल में नहीं करा सकते प्रिंट? क्या चीज़ प्रिंट करना? ये सारा जो कोड लिखा हमने, तो आपने उसको प्रिंट करवाया कैलकुलेटर और जावा में जाकर के, तो वो चीज़ को हम इधर ही प्रिंट नहीं करवा सकते? कर सकते हैं, तो वही को मेन फंक्शन वहाँ भी डाल सकते हैं। मेन फंक्शन डालना होगा, मेन फंक्शन यहाँ बिना मेन फंक्शन के नहीं चलेगा। बॉडी के बाहर, मतलब वो तो पब्लिक और प्राइवेट पे डिपेंड करता है ये कहाँ करना है। ये जो मैंने मेन फंक्शन बनाया है, भाई इनका एक क्वेश्चन है, जरा आंसर करो। इन्होंने कहा कि ये जो कोड मैंने लिखा है ना, इसको क्लाइंट कोड बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इसको? क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड, क्लाइंट जैसे आपका क्लाइंट होता है ना, किसी बिजनेस का क्लाइंट होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं क्लाइंट कोड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैलकुलेटर क्लास की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। तो कैलकुलेटर क्लास के लिए ये जो कोड है ये क्लाइंट कोड हुआ। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन है ये क्लाइंट कोड जो हमने लिखा है टेस्ट कैलकुलेटर नाम की अलग क्लास बना के लिखा है, क्या हम कैलकुलेटर क्लास के अंदर नहीं लिख सकते हैं? क्या राय है? लिख सकते हैं, ठीक है, बशर्ते यहाँ भी हम मेन मेथड बनाएं ताकि कैलकुलेटर क्लास को हम रन कर पाएं। ठीक है, लेकिन कल को हम ऐसी बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे, हर क्लास में तो मेन मेथड नहीं लिखेंगे ना, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि जो ये कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ये किसी और क्लास के मेन मेथड से ही बने, वो किसी और फंक्शन से भी बन सकते हैं। एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट बना के उसको उसके मेथड को कॉल कर सकता है, उसके रिजल्ट को यूज़ करके फर्दर आगे कुछ कर सकता है, राइट? ठीक है, इसलिए ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कोड कि चाहे आप से फॉर एग्जाम्पल अपने एप्लीकेशन में आपने 100 क्लासेस बना रखी हैं, उनमें से एक में भी मेन मेथड नहीं है, लेकिन जो क्लास आप प्रोग्राम को ऐप को स्टार्ट करने के लिए लिख रहे हैं, हो सकता है सिर्फ उसमें मेन मेथड डालने की जरूरत पड़े। ठीक है, यही एप्लीकेशन अगर कंटेनर में चलेगा, जैसे वेब एप्लीकेशन है, तो कंटेनर में एक भी क्लास में मेन मेथड की जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसको इनिशिएट करने का काम जो होगा, इनिशियलाइज करने का काम होगा, और रन करने का जो काम होगा वो कौन करेगा? कंटेनर करेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉक एट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर मतलब सर्वर सॉफ्टवेयर। अगर कोई वेब एप्लीकेशन है तो सर्वर सॉफ्टवेयर पे चलेगा ना। ठीक है,
तो उस कंडीशन में फिर एक भी क्लास में ज़रूरी नहीं कि आप मेन बनाएं। टेस्ट करने के लिए बना सकते हैं एज डेवलपर कोड के लिए, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में पुश करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि वो जो मेन का काम है वो कंटेनर करेगा कोड को स्टार्ट करने का काम। उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे वो करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है भाई। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि चाहे आप कितनी भी क्लास बना लें, कैलकुलेटर इज द यूटिलिटी क्लास, वो क्लास, उस क्लास में सिर्फ वही चीज़ मैं डाल रहा हूँ जो सेंस बनाता है, यानी कैलकुलेशन वाला मेथड ही लिख रहा हूँ। अब उसको यूज़ करने के लिए यूज़ तो कहीं और से कर सकते हैं हम, राइट। तो यूज़ करने के लिए मैंने टेस्ट कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई जहाँ पे हम उसको यूज़ करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है भाई। चलो खींच लो। तो मतलब सब बेसिकली इसका भी फाइल का वहाँ पे बना के वहाँ भी हम करा सकते हैं। हाँ वहाँ कर सकते हैं, मेन मेथड वहाँ भी डाल सकते हैं। पब्लिक क्लास कैलकुलेटर के ऊपर भी हम दे सकते हैं, ये मेन फंक्शन बना सकते हैं। लो मैं गाइड ही देता हूँ, यही आप कह रहे हो ना, इसको मैंने कॉपी करा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, करेक्ट, पूरा मेन फंक्शन ही पेस्ट कर दिया। अब मैं इसी क्लास को रन कर रहा हूँ, टेस्ट कैलकुलेटर रन नहीं कर रहा हूँ, इसी को रन कर रहा हूँ, चल रहा है। मतलब फंक्शन कहीं पे भी बना, नीचे बना, ऊपर बना, कुछ लैंग्वेज में ऐसा होता है कि आप अगर फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं वो इसके बाद है तो उसका प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। कुछ लैंग्वेज में ऐसा होता है ना, वो सब चक्कर नहीं होता इधर, ना C++ में, ना जावा में, ना C# में, ऐसे किसी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है।